गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आपको तो पता ही है कोविड-19 बीमारी के कारण हमारे स्कूल अभी बंद हैं। ऐसा हमारी सुरक्षा के लिए ही किया गया है। अब जब हम घर पर हैं तो हमारी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा 6 से 8 के कक्षाओं का प्रसारण यहाँ होता है। तो आज भी आप लोग तैयार हैं यह कार्यक्रम देखने के लिए। और हाँ, अपनी कॉपी और कलम लेना ना भूलें ताकि आप आवश्यक बातों और अपने सवालों को नोट कर सकें। तो तैयार हैं ना आप आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रत्येक रविवार को कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की क्लास में कुछ नया सीखते हैं। और आज भी है रविवार, तो आज हम लोग सबसे पहले गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानेंगे बापू की पाती में। उसके बाद अनेक प्रकार के पेंसिल्स के बारे में जानेंगे। फिर रंगों के बारे में रोचक जानकारियां हासिल करेंगे और सीखेंगे रंगोली बनाना। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं संडे का स्पेशल प्रोग्राम और करते हैं कुछ नया। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था, और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूं, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली।
निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ने पिछले एपिसोड में क्या जाना था? पेंसिल के बारे में। पेंसिल के बारे में जाना था ना बच्चों। आज हम लोग रंग के बारे में मैं उस दिन भी आप लोगों को बताई थी। थोड़ा सा रंग क्या है बताई थी ना। तो आज हम शुरू करते हैं अब रंग के बारे में। ठीक है, रंग कौन कौन से होते हैं। उस दिन तो इतना ही किए थे, रंग क्या है यही देखे थे और जाने थे। आज हम जानेंगे रंग क्या है और कौन कौन से हैं। ठीक है, रंग तो उस दिन जान लिए थे, आंख से जो देखते हैं आप वो सब रंग होते हैं। आज रंग कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे। ठीक है, आप अगर कॉपी है तो आप सामने में रखे हो तो आप लोग लिख लो। ठीक है, रंग कौन कौन से होते हैं। पेंसिल कलर जानते हो बच्चों? पेंसिल कलर, ये पेंसिल कलर होते हैं। ठीक है, जो इसकी निडिल, इसको जो इससे उगते हैं पेंसिल की तरह उसको निडल बोलते हैं। ठीक है, ये निडल कलर के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, जो ये पेंसिल कलर कहलाते हैं। ठीक है, इससे आप स्केच, ड्राइंग, कलर सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, ये पेंसिल कलर होते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे अब स्केच पेन पे। ठीक है, ये एक तरह का कलम है, इसकी भी निडल रंग बिरंगे होते हैं, जो लाल, पीला, हरा सारे कलर के होते हैं। इससे आप एक माध्यम में कलर कर सकते हैं। इससे आप जो कलर कीजिएगा वो कभी भी ऊपर नीचे, गाढ़ा, हल्का नहीं होता है, एक बराबर चलता है। ठीक है बच्चों, समझे आपने? और उसके बाद ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्केच पेन। ठीक है, एक प्रकार का कलम है जो रंग बिरंगा आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे क्या? वाटर कलर। वाटर कलर कौन सा होता है आपको पता है? किसको बोलते हैं? जल रंग को, जो पानी के द्वारा और एक ब्रश के जरिए करते हैं। ठीक है, इसमें पानी मिलाते हैं और उसके बाद आप एक ब्रश से इसको कलर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जल रंग। ठीक, ये आपका इतना हो गया 3 रंग। ठीक, चौथा पोस्टर कलर होता है, जो कलर यहाँ पे अभी तो नहीं है पर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। पोस्टर कलर, जिससे हम टेम्परा में काम करते हैं। अब टेम्परा पूछिएगा क्या होता है बच्चों? तो टेम्परा में पता है आपको, उसमें अंडे के द्वारा भी करते हैं कलर। ठीक है, उसमें वह पोस्टर कलर में आप अंडा को मिला के कलर कर सकते हैं, जो आप एक डार्क टू लाइट, लाइट टू शेड, वो करते हुए आप प्रोसेस में काम करते हैं। ठीक है, जो भी आपको ड्राइंग में जहाँ पे हल्का दिखाना है उस जगह आप हल्का कलर कीजिएगा, जहाँ गाढ़ा दिखाना है उस जगह गाढ़ा कलर कीजिएगा, और वो डायरेक्ट ऐसे ही होता चला जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए ये कलर के बारे में? और कुछ जाना है? तो आज हम लोग इसी कलर को लेकर, कलर के द्वारा आज हम लोग रंगोली बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं रंगोली बनाना। बच्चों तो हम शुरू करें अब रंगोली, जाने कैसे बनाते हैं।
पहले तो ये मैं बता दूं, रंगोली जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप रंगों से बनाएं, ठीक है। आपके घर में अगर फूल, पत्ते, पेड़ पौधा कुछ भी है, आप उसके जरिए रंगोली बना सकते हैं, जिसमें कि फूल तोड़ तोड़ के उसको अलग कर सकते हैं, उसके बाद भी रंगोली बनाते हैं। पर हमने जो लिया है वो है सूजी, ठीक है, सूजी और चावल। आप सूजी मैं दिखाऊं कैसे, मैंने सूजी को कलर किया है, ठीक है, और ये मैंने सादी सूजी भी रखी है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। ये सादी सूजी है और ये मैं सूजी को कलर की हूँ, जिसमें पिंक कलर, फिर मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, फिर इसमें येलो कलर लिया है, ठीक है, और फिर चावल जो कलर की हूँ उसमें ऑरेंज कलर दिख रहा है आपको बच्चों, और फिर ये येलो कलर है, ठीक है। ये सब चीज से हम लोग बनाएंगे। फिर आप घर में बर्तन वगैरह यूज करते हो, हम लोग आज बर्तन से खेलेंगे। बर्तन से कैसे खेलते हैं पता है, बर्तन से ड्राइंग की हो कभी बच्चों, आज हम लोग ना बर्तन से चलो ड्राइंग करना सीखते हैं, ठीक है। ये फिर हम इसमें चूड़ी भी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग खेलते हैं बर्तन से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं गोला करना, ठीक है। हम एक थाली लेंगे, ठीक, उससे फिर ये गोला करेंगे, इस पे रखेंगे ऐसे पलट के, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ऐसे गोला करेंगे, दिख रहा है, ये देखिए ऐसे, ठीक, ये हो गया। अब हम इससे छोटी प्लेट लेंगे, ठीक है, ये छोटा, ठीक, इसमें फिर रखेंगे बीच में और फिर इससे एक गोला करेंगे, ठीक, दिख रहा है। फिर इसको उठा लेंगे, ठीक है। अब फिर हम कटोरी लेंगे, ठीक, कटोरी को बीच में यहाँ रखेंगे एक, फिर एक यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर एक यहाँ रखेंगे, फिर एक हम इधर रख देंगे। कितना गोला बना बच्चों, 4 गोला बना ना। अब हम इसके बाद चूड़ी लेंगे, ठीक है, चूड़ी से गोला करेंगे, ये चूड़ी के अंदर में गोला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाहर से गोला करेंगे। बताइए बाहर से क्यों कर रहे गोला, क्योंकि इससे ये क्या होगा, छोटे वाले से इसका गोला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। फिर उसके बाद यहां से ऐसे करेंगे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अंदर ये जो बड़े वाले कटोरी वाले गोला बनाए हैं उसमें सब में अंदर से गोला करते हैं ऐसे, ठीक है। और जो बाहर है उसमें बाहर से गोला करेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। अब हम ये इतना बता दिए आपको। अब हम शुरू करते हैं रंगोली बनाने का प्रक्रिया, ठीक है। चलिए शुरू करें। ये इतना आप लोग देख लिए ना, इसी तरह से पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे रंगोली बनाते हैं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं
तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। चले बच्चों, अब शुरू करते हैं रंगोली बनाना। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने स्केच कर लिया है, ड्राइंग कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। अब ये जो काले वाले गोल गोल किए हैं घेरा, पहले हम इसके चारों साइड रंग भरेंगे। ठीक है, ये सूजी लेंगे उजला कलर। ठीक है, इसके साइड ऐसे डाल देंगे। ठीक है बच्चों, डाल रहे हैं, देखिए कैसे डाल रहे हैं, ऐसे। ठीक है, दिख रहा है बच्चों, ऐसे डालते चले जाएंगे। ठीक है, ये एक में डालें। अब क्या करेंगे, हम चारों में डालेंगे इसी तरह से। ठीक है, डाले चारों में ना, देखो। ये ऐसे डालते चले जाएंगे। ये आप अपने घर के दरवाजा पे, भगवान के पास, कहीं भी आप बना सकते हैं सजाने के लिए। बनाते हो होली में, दिवाली में? बच्चों, दिवाली में बनाते हो आप? हम तो अपने घर में हर साल बनाते हैं दिवाली में। बनाते हो आप लोग? कैसा लग रहा है बच्चों? ये ऐसे ही बनाते जाएंगे। दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है आप लोगों को? ये पहले ये करते जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, इतना कर लिए। आपके पास चम्मच है? देखिए, मैंने प्लास्टिक का चम्मच लिया है। ठीक, उसके बाद इससे ऐसे ऐसे कर देंगे। दिख रहा है? ये फ्लावर बना फूल।
आप इसके जगह कुछ भी पेन पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ चम्मच लेंगे। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप किसी चीज़ से भी बना सकते हैं। दिख रहा है बच्चों? ये ऐसे बनाते जाएंगे। दिख रहा है बच्चों? ये ऐसे करते जाएंगे। दिख रहा है? कैसा लग रहा है ये फ्लावर बना? अब क्या करेंगे, ये चूड़ी जो था उसको बीच में जहाँ गोला किए थे ना वहाँ ऐसे रख देंगे। ठीक है, सारे चूड़ी को ऐसे, ठीक ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे, फिर ये ऐसे हो गया ना। यहाँ पे छूट गया था, देखो यहाँ पे छूट गया है करना, कोई बात नहीं, हम इस तरह ऐसे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें रंग बिरंगा कलर भरेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे अंदर इसमें डाल देंगे। दिख रहा है? फिर इसमें ये जो हमने चावल कलर किया था उसको डाल दिए। ठीक, दिख रहा है बच्चों? ये ठीक, अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरा कलर लेंगे। ये फिर इसमें ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम कलर भरेंगे। ठीक, पहले इसमें भी हम सूजी डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, डाल दिए। इसमें हम अब दूसरा कलर डालते हैं। ठीक है, डाल दिए। फिर हम इसमें दूसरा कलर डालते हैं। ठीक है, डाल दिए। अब ये वाला गोला हम तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से फिर से इसको रख देंगे। बताओ क्यों रखें? क्योंकि अंदर वाले में फिर हमारा कलर चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस पे एक कलर लेंगे, ऐसे ऐसे डालते जाएंगे। ठीक है, इस लाइन के अंदर में ही डालना है आपको।
देख रहे बच्चों कैसे डाल रहे हैं? दिख रहा है बच्चों? आप लोगों को कैसा लग रहा है बच्चों? हो गया ना इतना? कैसा लग रहा है बच्चों? अब इसको हम हटा लेंगे इस तरह से, ठीक है? अब क्या करेंगे? ये दूसरा कलर का सूजी लेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे इस तरह से करते चले जाएंगे। कैसा लग रहा है बच्चों? बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बच्चों? कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है? अब हम इसमें अंदर दूसरा कलर डालेंगे, ठीक है? ये दूसरा कलर डाल दिए हैं, ठीक है? डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चों? ये अबीर है, पता है ना क्या है? होली खेलते हो? ये होली में यूज करते हैं अबीर, वही अबीर है। ये इस तरह डाल देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? फिर से वही चम्मच लेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे।
ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे फिर से कर देंगे। ठीक है, अब इसमें फिर हम सूजी लेंगे। अब अंदर वाला गोला करेंगे। ठीक, ये ऐसे रखते जाएंगे। कैसा लग रहा है बच्चों? इजी है ना बनाना बच्चों? बहुत हल्का है ना बनाना? बना लीजिएगा आप लोग। अब हम इस जगह, आप, मेरे पास तो दिया है नहीं, आप इस जगह पे दिया भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा अगर दिया डाल देंगे तो। ठीक है, दिया भी अच्छा लगेगा। अब हम इस सारे चूड़ी को हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा बराबर कर देंगे। कैसा लगा बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसमें बीच में एक छोटा सा ऐसे डिजाइन के लिए रख देंगे। ठीक है, और इसमें जस्ट उल्टा। उसके बाद इसको भी हल्का सा दबा देंगे। हो गया। और इसमें आप स्वास्तिक, ठीक है, उसके बाद ओम, आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। हम बनाएं, ओम दिखाएं बना के। देखिए ओम बनाएंगे ऐसे। आप ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये
चूड़ी को भी हम निकाल लेंगे फिर, ठीक है। कैसा लग रहा है बच्चों? ठीक है ना? तो बच्चों, आज तो हमने रंगोली सीख लिया, ठीक है। और बताइए आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं? आज हम लोग सीखे क्या? रंगों के बारे में पहले जाने, ठीक है। रंगों के बारे में जाने ना। रंग पता है ना आपको कौन कौन सा है? लिख लिए थे ना आपने? हाँ, स्केच पेन, पेंसिल कलर, मोम कलर, ठीक है, पोस्टर कलर, ये सब कलर होते हैं, पता है ना? ये तो कलर आपको बता दिए, ठीक है। अब चलिए, हमने रंगों के अबीरों के बारे में भी आपको बताया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और फिर से एक बार रंगोली पे बात कर लेते हैं। इतना तो आपको बता ही दिए। अब रंगोली आप लोगों को बताए ना कि कैसे कैसे आप बना सकते हो। हम तो बताएं आपको सूजी से बनाना है, फिर बताएं आप चावल से बना सकते हो, पर इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपके घर में बहुत सारा फूल है, बर्बाद हो रहे हैं, आप फूल का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं फूल भी नहीं बना पाएंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर उससे बालू से, ठीक है। अब बालू से भी बना सकते हो, ठीक, बालू का प्रयोग कर सकते हो। साथ में पत्ता का, फूल के साथ साथ ना पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हो रंगोली में, ठीक। और चलिए तो फिर आप हमको ये बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा रंगोली। और आप भी अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसे आप अपना बनाए हुए रंगोली को भेजिएगा, फिर हम लोगों ने उसे देखेंगे कैसा लग रहा है, ठीक है बच्चों। चले तो ठीक है बच्चे। मैं बोर हो रही हूँ। ओह, तारा बोर हो रही है? तो ठीक है तारा, चलो एक क्विज खेलते हैं। क्विज? हाँ, मैंने तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में बताया था ना। देखे तुम्हें याद है कि नहीं? मुझे सब याद है अब्बा, आपने मुझे बताया तो है। ठीक है, तो हो जाए कोरोना क्विज। हो जाए। तो बताओ कोरोना क्या है? कोरोना? इजी। कोरोना एक तरह का विषाणु है, वायरस, जिसके कारण इंसान बीमार हो सकते हैं, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और वो मर भी सकते हैं। ये बताओ कि कोरोना कैसे फैलता है? अगर किसी को कोरोना है तो उसके खांसते या छींकते वक्त उसके मुंह और नाक से जो बूंदें निकलती है ना, उससे ये रोग फैलता है। बिल्कुल सही तारा। और इस वायरस का नाम कोरोना क्यों है? आपने बताया था। हाँ, याद आ गया। कोरोना शब्द का मतलब है क्राउन यानी मुकुट, क्योंकि इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द ऐसे उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये मुकुट या क्राउन जैसा लगता है, इसलिए इसे कोरोना नाम दिया गया। और कितने दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसे 14 दिनों में। करेक्ट, बिल्कुल सही। और इस बीमारी के लक्षण है क्या क्या तारा? अप्पा, ये वायरस किसी के अंदर जाए तो बुखार, खांसी, गले में खलाश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
वाह, इसे तो सब कुछ याद है। बहुत अच्छे तारा, बहुत अच्छे। थैंक्स अप्पा। पर अब देखते हैं कि आप कोरोना क्विज में कितने नंबर लाते हैं। ओके, ठीक है, पूछो। तो बताइए कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसको किसको है? जो ऐसी जगह की यात्रा करके आए हैं जहां ये वायरस फैला है, कोरोना से बीमार लोगों के संपर्क में आए लोग, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमार हैं। अच्छा अप्पा, इससे ठीक तो हो सकते हैं ना? देखो तारा, वैसे तो इसके 80% मामले घर में देखभाल से ही ठीक हो जाते हैं, पर यह बात याद रखना कि इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए इससे बच के रहना है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है इससे कैसे बचेंगे। तारा, तुम्हें सब कुछ पता है, बोलो कैसे? हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना। तारा, अभी मुंह, नाक और आंखें छूने से हमें बचना चाहिए। ये लो। थैंक यू अप्पा। कोरोना से बचने के लिए खांसते छींकते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी से मुंह को ढको तारा, ठीक है? और हाँ अप्पा, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ हो तो पहले स्वास्थ्य केंद्र की हेल्पलाइन पर संपर्क करना है और उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर को दिखाना है ना? हाँ, और ये सब खत्म होने तक घर पर ही रहना है, सबसे अलग। तो इसी बात पर मिलाइए आप। हाँ? तारा, ये क्या कह रही हो? कोरोना से बचने के लिए किसी से भी हाथ नहीं मिलाना, सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो। नमस्ते, ऐसे सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करो और 1 मीटर की दूरी से बात करनी है, ठीक है? बताओ इसको क्या कहते हैं? हाँ अप्पा, इसे कहते हैं सोशल सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरों से सुरक्षित दूरी। सही बात बताने के लिए थैंक यू अप्पा। हाँ तारा, गलत बातों और अफवाहों पर ध्यान मत दो, नहीं तो कोरोना से बच नहीं पाएंगे हम तारा। तो आपको भी अब कोरोना के बारे में सब सही बातें पता है ना? हाँ? हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हम ख्याल रखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है और फिर 3 साल के बाद दूसरे बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो जाती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा
अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। लगभग 7 महीने यानी 210 दिनों के गर्भधारण के बाद मादा भालू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 100 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आशा करती हूँ बच्चों आज के संडे एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें बीईपीसी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।